इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं निल ITR 4 फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। रिसेंटली हम लोगों ने वीडियो बनाया था ITR 1 के ऊपर। आज हम लोग ITR 4 को कवर करेंगे। निल की ITR बिजनेस पर्सन या फ्रीलांसर या जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो किस तरह से भर सकते हैं, निल की ITR क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के माध्यम से। गाइस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अपनी एक प्रोफेशनल के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हो, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए गाइस पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जो ITR 4 फॉर्म होता है आखिर उसको यूज कौन करता है। तो मोस्टली उनको प्रोफेशनल यूज करते हैं। प्रोफेशनल जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए। और लेट्स सपोज अगर आप किसी भी टाइप का चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हो या कोई फ्रीलांसिंग इनकम वगैरह करा रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, तब भी गाइस वो लोग भी यहाँ पे उनको ITR फॉर्म जो 4 फॉर्म होता है वो यूज में लेना पड़ता है। अब गाइस ITR 4 के अंदर क्या होता है, आप बेसिकली यहाँ पे अपनी जो इनकम है वो प्रेजेंटेटिव बेसिस पे दिखाना चाहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे एक अप्रॉक्स टर्नओवर दिखाते हैं और उसके ऊपर एक सिंपली परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट दिखाते हैं। इसका फायदा आपको ये मिल जाता है कि कभी भी आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट, ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली केवल एक टर्नओवर एक प्रॉफिट दिखा करके ITR 4 को फाइल कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि निल की ITR 4 किस टाइप की होती है। तो देखिए, अगर आप अपनी इनकम जो है बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट है यानी कि 2.5 लाख रुपए, तो नेट इनकम अगर आप उसके अंदर दिखाना चाहते हैं तो आपकी नॉर्मली जो ITR है वो निल की ITR मानी जाती है। और इसके लिए कोई भी ऐसा कोई प्रूफ वगैरह नहीं चाहिए होता है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है। सिंपली आप अपनी ITR 4 को जो है 2.5 लाख तक इजीली दिखा सकते हो। इवन अगर आप मान लीजिए कैश के अंदर भी अगर आपकी रिसिप्ट अगर जनरेट होती है, आप बिजनेस वगैरह करते हो कैश के अंदर या डिजिटली भी करते हो, तो वो भी आप आराम से दिखा सकते हो। चलिए गाइस लाइव ले चलता हूं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको 23 और 24 के लिए यहाँ पे जो आपको ITR फॉर्म 4 मिल जाएगा, ये डाउनलोड सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन अभी तक चालू नहीं हुआ है लेकिन प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा। तो मैं आपको सिंपली यूटिलिटी जो एक्सेल बेस होता है वर्जन, उसके थ्रू यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सो गाइस डाउनलोड करने के बाद में इस टाइप की यहाँ पे फाइल खुल जाती है। अब इस फाइल के अंदर हमें जो है डेटा मेंशन करना है, इसके लिए हमें एक JSON फाइल चाहिए होगी। अब गाइस JSON फाइल के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर नहीं है तो अपना पैन नंबर एक पासवर्ड डालो, एक साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद में गाइस क्या करना है, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपका लिखा होगा 23 और 24, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। ये डेटा गाइस डाउनलोड होने के बाद में हो सकता है अगर आप निल की रिटर्न यहाँ पे फाइल करो तो देयर इज द मैक्सिमम चांसेस कि आपका कोई भी TDS वगैरह कुछ भी डिडक्ट ना हो रखा हो। तो गाइस उस केस में अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो सिंपली आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर यहाँ पे आपको AS की टैब मिल जाएगी, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस इस टैब के अंदर आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में, वो सारी इनकम यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप निल की ITR फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड्स फाउंड भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अब गाइस करना है क्या है, हमें वापस अपनी एक्सेल वाली शीट के अंदर आना है। यहाँ पे सिंपली हमें इंपोर्ट प्रीफिल कराना है और जो JSON फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। सो गाइस हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि बेसिक डिटेल, जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर हो गया, ये सारी यहाँ पे प्रीफिल्ड आ चुकी है। अब गाइस जो प्रीफिल्ड नहीं है उसको हमें फिलअप करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम सब लोग सिंपली नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट से। तो देखिए, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको अदर्स का कॉलम मिल जाएगा। सिंपली आपको अदर्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे पूछेगा फाइल अंडर सेक्शन। तो अंडर सेक्शन में गाइस 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे आपको चूज करना है, ऑन और द बिफोर ड्यू डेट। के बाद में गाइस अगला ऑप्शन पूछेगा ITR 4 के अंदर, ये स्पेशली ऑप्शन पूछता है ITR 3 ITR 4 के अंदर पूछेगा आपसे कि क्या आपने पहले कभी अर्लियर ईयर्स के अंदर अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे अडॉप्ट किए तो आपको यस करना है। अगर आप पहली बार यहाँ पे फाइल कर रहे हैं तो सिंपली आपको नो करना है। और अगर आपने कभी भी न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट वगैरह नहीं कर रखी है तब भी जाकर गाइस आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। उसके बाद में गाइस आप जैसे यहाँ पे नो करेंगे तो बाकी के जो नीचे के ऑप्शन होंगे वो सिंपली यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा अगर आपको नीचे जाना है तो यहाँ पे पूछेगा कि करंट असेसमेंट ईयर के लिए क्या आप न्यू टैक्स रेजिम जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। तो आप सिंपली इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि प्रोविजो 7 के अंदर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो करना है। फिर आपको नीचे जाना है। अब गाइस यहाँ से हमारे इनकम के कॉलम यहाँ पे चालू हो जाते हैं। पहला जो इनकम का कॉलम आता है वो आता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा एंटर नहीं होगा। इस टाइप के जो कलर्स वाले जो सेल्स दी हुए केवल उसी के अंदर डेटा आपका एंटर होगा। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं शेड्यूल BP लिखा हुआ है। तो जैसे गाइस आप नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेड्यूल BP। अब गाइस इसके अंदर भी आपको मिलेंगे 2 सेक्शन, एक मिलेगा आपको 44 AD और थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 44 ADA।
तो अगर आप देखिए छोटा मोटा बिजनेस वगैरह चला रहे हैं तो आप 44AD के अंदर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अंदर जैसे कि इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स वगैरह है, तो उस केस में आप 44ADA को कंसीडर करेंगे। गाइस फॉर एन एग्जांपल मैं दोनों चीजें आपको करके दिखा देता हूं। अगर आप मान लीजिए बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। बिजनेस कोड में आपको काफी सारे कोड मिल जाएंगे। ऊपर की जो कोड्स होंगे वो सारे मैन्युफैक्चर रिलेटेड होंगे। फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको सर्विस रिलेटेड यहाँ पे कोड वगैरह मिल जाएंगे। तो जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे बिजनेस फॉल करता है उस कैटेगरी को आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकते हो, आप अपने बिजनेस की कोई भी एक समरी वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे गाइस अगर मैं 44ADA की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर आपको नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। बिजनेस कोड की बात करो तो जैसे बताया कि यहाँ पे केवल जो प्रोफेशन वाले रिलेटेड वाले जो बिजनेस होते हैं उसी की आपको कोड मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, बीपीओ की सर्विसेज वगैरह हो गई, लीगल का प्रोफेशनल हो गया, टैक्स कंसल्टेंसी हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको जो प्रोफेशनल वाली चीजें होती है वो सारी यहाँ पे मिल जाने वाली है। अब गाइस आता है हमारा यहाँ पे टर्नओवर डालने का नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी दो कॉलम है। पहला जो कॉलम है वो सिंपली आपको ये कहता है कि डिजिटल मोड के अंदर यानी आपको बैंक अकाउंट के अंदर जितनी भी आपकी टर्नओवर है, जितनी भी आपको ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे हुई है वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करनी है। तो गाइस अगर आप मान लीजिए जितना भी बिजनेस है, अगर आपका पूरा डिजिटली बिजनेस है तो पूरी की पूरी टर्नओवर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लीजिए साल में आप 10 लाख रुपए का धंधा करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली 10 लाख रुपीज डालना है। दूसरा गाइस जो कॉलम है वो एनी अदर मोड का है। लेट सपोज अगर आप कैश के अंदर भी धंधा करते हो, मान लीजिए 10 लाख में से 8 लाख का जो बिजनेस है वो आपका डिजिटल होता है, 2 लाख का बिजनेस आपका कैश के अंदर होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली 8 लाख डालना है और नीचे सिंपली आपको 2 लाख डालना है। ध्यान रखिएगा बिजनेस का मतलब ये आपका टर्नओवर, आपकी कितनी सेल हो रही है पूरे साल भर के अंदर। तो ये अप्रैल से लेकर मार्च तक बेसिकली काउंट होती है। गाइस जो नीचे का जो कॉलम होता है वहां पे आपको सिंपली दिखाना पड़ता है प्रॉफिट। तो देखिए जो डिजिटल वाला आपका जो रिसिप्ट है उसके ऊपर आपको मिनिमम 6% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और जो कैश के अंदर है उसके अंदर मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का सिंपली ये स्टैंडर्ड है। जरूरी नहीं आपको केवल 6 और 8 ही सबसे मिनिमम दिखाना है, आप मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसा सर्विस बेस्ड बिजनेस चलाते हैं जिसके अंदर जो मार्जिन है, अच्छा खासा मार्जिन है, उसके अंदर आपको 60% का यहाँ पे प्रॉफिट बच जाता है। तो सिंपली आपको जो अपना जो भी टर्नओवर डालने हैं उसका आपको 60% यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना है। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटली के अंदर 60% प्रॉफिट दिखाया, कैश के अंदर भी 1,20,000 रुपए 60% प्रॉफिट दिखाया, यानी 10 लाख का 60% 6 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। आप इस प्रॉफिट को कम भी लेके जा सकते, लेकिन आपको 6% और 8% के नीचे नहीं लेके जाना है, उतना तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा। ऐसे गाइस जो नीचे वाला कॉलम है 44ADA का, वो सिंपली ये कहता है कि आपने अपर बिजनेस पे जैसे आपको 6 और 8% का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला था, वैसे गाइस यहाँ पे आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होगी, चाहे वो डिजिटल हो या फिर कैश के अंदर हो, उसका सिंपली मिनिमम आपको 50% दिखाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि 50% का मार्जिन होता ही होता है अगर आप एक प्रोफेशनल वाले बिजनेस के अंदर हो। तो अगर 50% से ज्यादा दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, लेकिन 50 के नीचे आपको नहीं जाना है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए की यहाँ पे रिसिप्ट दिखाता हूं तो गाइस मिनिमम यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप हल्का सा यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे सिंपली अपना जीएसटी नंबर डालना है और आपने यहाँ पे जितनी भी टर्नओवर दिखाई है अपनी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर वो यहाँ पे आपको शो करनी है। और ध्यान रखिएगा आपके जीएसटी रिटर्न्स की जो टर्नओवर है वो सिंपली आपके जो ऊपर जो हम लोगों ने टर्नओवर दिखाई है मोस्टली उसके साथ में यहाँ पे मैच होनी चाहिए। इसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम मैंडेटरी है इसके अंदर कुछ कॉलम। तो गाइस अगर मैं मोस्टली कॉलम्स की बात करूं तो सभी जगह आपको 0-0 करना है, लेकिन कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जहां पे आप अपनी फिगर्स वगैरह डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस के अंदर सन्नी क्रेडिटर्स, यानी अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो मार्च के टाइम पे जब तक जितने भी आपके सन्नी क्रेडिटर्स है वो बैलेंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी लोन वगैरह चल रहा है तो वो आप चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं लाइबिलिटीज के अंदर। असेट्स की बात करूँ गाइस, अगर आपके पास में कोई भी इन्वेंट्रीज वगैरह है, फिक्स असेट्स वगैरह, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते, दिखा सकते, डिटेल्स दिखा सकते। वरना सिंपली बैलेंस विद द बैंक्स हो गया कि मार्च के अंदर मेरा बैंक बैलेंस कितना था या फिर कैश इन हैंड कितना था, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो गाइस ये सारे कॉलम फिलअप करने के बाद में वापस आपको इनकम डिटेल्स के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो 6 लाख का प्रॉफिट दिखाया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ चुका है। अब गाइस जो अगला कॉलम है वो सिंपली ग्रॉस सैलरी का है। तो बिजनेस के साथ में अगर कहीं पे जॉब भी करते हैं, मान लीजिए कहीं पे फ्रीलांसर भी करते हैं आप और साथ में जॉब भी कर रहे हैं फुल टाइम, तो आपको जो भी सैलरी रिसीव होती है तो सैलरी वाले कॉलम के अंदर वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन के कॉलम मिल जाएंगे, जैसे कि एचआरए हो गया, एलटीए वगैरह हो गया, तो वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। बाकी निल के आईटीआर के ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अगर
आपने लेट आउट कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, तो उसका जितना भी आपको रेंट रिसीव होता है यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा लेट आउट का, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह उसके ऊपर पे कर रखा है तो उसका भी आप यहाँ पे रिबेट ले सकते हैं। होम लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल के ऊपर भी आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाती है। फिर गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अदर सोर्सेस का कॉलम, जिसके अंदर आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, या कोई भी ऐसी अदर इनकम जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। गाइस ये इनकम डिस्क्लोज करने के बाद में आपको नीचे नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है। मैंने 6 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख दिखाई ताकि मैं नील की रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकूं। तो गाइस अब आता है पार्ट सी, जहाँ पे आपकी डिडक्शन वगैरह डलती है चैप्टर 6 से ए की। इसके अंदर मेनली आपका एटीसी आता है। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, ईएलएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, बच्चों की फीस वगैरह है, तो उसका आप यहाँ पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस का एडीडी का कॉलम भी मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको शेड्यूल के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना पेरेंट्स का और खुद का हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम जाता है वो आप ले सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आप क्लेम कर सकते हैं। वरना गाइस सिंपली आपको इन सबको यहाँ पे सिंपली नो करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आ चुका होगा। जो भी आपने इनकम डाली है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स बन जाता है और उसकी आपको 12,500 रुपए तक की रिबेट भी मिल जाती है। यानी ऑब्वियसली बात है अगर आप 5 लाख तक की इनकम दिखाएंगे तो उसके ऊपर फुल रिबेट आपको मिलती है। अब गाइस जो अगले जो शेड्यूल्स है जैसे कि टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, अगर आपने कोई टैक्सेस वगैरह का पेमेंट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फैच हो जाएगी, वरना सिंपली सबको यहाँ पे कंफर्म कराते जाइए। गाइस आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं टैक्स पेड वाले वेरिफिकेशन वाले कॉलम के अंदर जाता हूँ, मेरा यहाँ पे रिफंड आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा टीडीएस वगैरह कटा हुआ है और कोई भी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह नहीं बन रही है। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह भी प्री फिल्ड मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डाल सकते हो और उस अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए रिफंड के लिए। साथ में गाइस वेरिफिकेशन में सिंपली आपको ऑलरेडी डिटेल्स जो है प्री फिल्ड मिलेगी, आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेस डालना है। तो गाइस ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फ्रंट पेज के ऊपर आना है और कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये एक बार वैलिडेट करेगा सारी शीटों को। सो गाइस जैसे आपकी शीट्स वगैरह वैलिडेट हो जाती है उसके बाद में सिंपली आपको नीचे जनरेट जेएसएन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं हमारी एक जेएसएन फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ये जो जेएसएन फाइल है जहां से हम लोगों ने जो फाइल अनजिप की थी, हम लोगों ने जो एक्सेल फाइल खोली थी, उसी फोल्डर में आपको ये मिल जाएगी। अब गाइस कुछ नहीं करना, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है 2324। यहाँ पे सिंपली आपको ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है, नो करना है। आईटीआर टाइप में आपको सिंपली आईटीआर 4 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और उस फाइल को अपलोड करा देना है। तो देखिए गाइस अगर कोई भी एरर वगैरह होगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन के सामने बता देगा, वरना सिंपली आपने जो फाइल यहाँ पे अपलोड कराई है उसके ऊपर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर गाइस कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और एक आधार ओटीपी के थ्रू आप अपनी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाई यहाँ पे करवा सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू अपनी आईटीआर 4 को फाइल करना। और निल की रिटर्न अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कोई भी टीडीएस का डेटा वगैरह कुछ भी ज्यादा मैच वगैरह नहीं करना पड़ता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल कराना चाहते हो, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।